हाय गाइस, आई एम डी आर एक्स यशपाल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपके द्वारा जो कमेंट्स में जो क्वेश्चंस किए गए थे, आपकी जो कुछ क्वेरीज थी, आज हम इन सभी क्वेरीज के बारे में हम उसका जवाब देने वाले हैं। तो आपने जो भी कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन किए गए थे, उन सभी क्वेश्चंस के हम जवाब देंगे। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी किए गए थे जो कि रिलायबल नहीं थे, जो कि एक प्रॉपर वे में नहीं किए गए थे, प्रॉपर रिस्पेक्टिव मैनर में नहीं किए गए थे। तो जो क्वेश्चन प्रॉपर वे में और रिस्पेक्टिव मैनर में किए गए हैं, सिर्फ वही क्वेश्चंस के मैं आंसर दूंगा। दूसरा कंडीशन ये है कि इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन तो कवर कर नहीं सकता, तो हम जो भी क्वेश्चंस के जो जवाब हैं, जो आंसर हैं, उनको हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में इस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। तो इस वीडियो में जितना हो सकेगा क्वेश्चन के आंसर में कवर करने की कोशिश करूंगा। ज़्यादातर इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही वीडियो पर किए गए क्वेश्चंस के आंसर के जवाब देंगे, किसी एक वीडियो को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके द्वारा जो कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चंस किए गए थे, उसके आंसर देने वाला हूं। तो उसके साथ ही कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो कमेंट्स में जो क्वेश्चन किए गए थे, वह क्वेश्चन रिस्पेक्टिव मैनर में होने चाहिए, है ना, और रिलायबल होने चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिनका आंसर देना मुझे ज़रूरी लगे, तो मैं उन क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। मीन्स वह क्वेश्चन पूरा प्रॉपर वे में होना चाहिए और रिस्पेक्टिव मैनर में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि सिर्फ एक ही वीडियो पर किए गए कमेंट के क्वेश्चन दे पाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे वीडियो पर किए गए क्वेश्चंस के आंसर देना मुमकिन नहीं है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बोरिंग लगेगा, और आप ही खुद उस वीडियो को पूरा नहीं देख पाओगे। तो इस वीडियो में सिर्फ हम एक वीडियो पर किए गए कमेंट्स के आंसर देने की कोशिश करूंगा। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल रहने वाला है, और ऐसे क्वेश्चंस का हम आंसर देने वाले हैं जो कि एक प्रॉपर वे में और रेस्पेक्टिव मैनर में किए गए हैं, और जो कि क्वेश्चन ऐसे कि उनका जवाब देना ज़रूरी है, और आपको उनका पता होना भी ज़रूरी है। आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल रहने वाला है, और वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें, आपको मज़ा भी आएगा और वीडियो अच्छा भी लगेगा और नॉलेजेबल भी रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल रहने वाला है। तो चलिए टाइम को ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे करंट लगने पर कौन कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है, कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं। यह जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें जो कमेंट्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, सिर्फ हम उन्हीं क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। जो करंट लगने पर जो वीडियो बना था, उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ उपयोग की जाती हैं, किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है, हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो जो उस पर जो क्वेश्चंस आए थे, तो हम इस वीडियो पर जो भी क्वेश्चंस कमेंट में आए होते, सिर्फ वही क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पार्ट 1 में कवर करेंगे। बाकी हम अदर क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में डिसाइड करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रवि कुमार। ये कहते हैं कि सर, यदि ESR इन्फेक्शन है तो टेजोबैक्टम के साथ हम और कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, कौन सा इंजेक्शन दे सकते हैं। तो देखिए, जो ESR इन्फेक्शन है, यह एक कंप्लीट टॉपिक है। इस पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, यदि हम इसमें डिटेल में जाएं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यह पूरा कंप्लीट लेक्चर है, इस पर एक अलग से वीडियो बनेगा। लेकिन मैं कुछ शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ESR इन्फेक्शन होता है, वह होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की वजह से। यदि आपके बॉडी में एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के परसेंटेज बढ़ जाए, मीन्स ESR कम हो जाए या ESR बढ़ जाए, तो वह एक इन्फ्लामेशन का रूप धारण कर लेता है। जो ESR है वह यदि इरेगुलर हो जाए, किसी की बॉडी में एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है जो वो इरेगुलर हो जाए, तो वह एक प्रकार से इन्फ्लामेशन का रूप धारण कर लेता है। तो आपका क्वेश्चन है कि ESR इन्फेक्शन में टेजोबैक्टम के साथ और कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं और इंजेक्शन दे सकते हैं। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। लेकिन यदि आपके पर्सनल नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि टेजोबैक्टम और पाइप्रासिलिन का एक इंजेक्शन आता है मार्केट में, तो आप टेजोबैक्टम के साथ पाइप्रासिलिन प्लस कॉम्बिनेशन में रहता है, तो आप टेजोबैक्टम प्लस पाइप्रासिलिन का इंजेक्शन भी आप डॉक्टर के द्वारा सलाह से आप ले सकते हो। इसके साथ ही आपको कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, सच एज नेप्रोक्सोन, नेप्रोसिन, आइबुप्रोफेन, इस प्रकार की आपको टेबलेट्स लेनी पड़ेंगी। मीन्स एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आपको लेनी पड़ेंगी। कुछ डॉक्टर्स इसमें ESR इन्फेक्शन में स्टेरॉइड देने की भी सलाह देते ताकि इन्फ्लेमेशन को कम किया जाए, और कुछ आपको मल्टीविटामिन्स भी इसके साथ लेनी पड़ेंगी ताकि बॉडी में इम्प्रूवमेंट आए और वह कंडीशन जल्दी से जल्द
ठीक हो सके। तो आपको या तो आप स्टेरॉइड भी आप अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी टैबलेट्स भी ले सकते हैं। और इंजेक्शन की बात करें तो 5% एजोबैक्टिम नाम से मार्केट में मिल जाता है। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से यह सब आप इसके साथ ESR इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, यदि जलने से घाव हो जाए तो हम उसमें जाइलोकैन या सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यदि जलने से घाव हुआ है तो आप सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट और उसके साथ जाइलोकैन यूज़ कर सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट भी ऑइंटमेंट आता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर बेहोश हो जाने पर कौन सा इंजेक्शन और ड्रिप लगाते हैं। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो अभी तक तो मैंने अपनी लाइफ में कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं देखा है कि यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए और उसको वह इंजेक्शन लगा दिया जाए तो वह होश में आ जाता है, और ना ही कभी तक कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं बना है। ठीक है, तो कंडीशन कुछ ऐसी होती हैं कि यदि कोई व्यक्ति अलग अलग प्रकार की कंडीशन से बेहोश हो सकता है। कोई ऐसे ही बेहोश हो सकता है, कोई कुछ कारण से बेहोश हो सकता है, कोई ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से बेहोश हो सकता है, कोई ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से बेहोश हो सकता है, कुछ और अदर रीजंस भी बेहोश होने के हो सकते हैं। तो हमें इसमें पता करना पड़ता है कि यदि कोई व्यक्ति जो बेहोश हुआ है उस किस कारण से बेहोश हुआ है, या कोई ऐसे ही बेहोश हो गया तो हम क्या करते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ऐसे ही गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं, तो हम उन पर नॉर्मली हम उनके फेस पर पानी का छिड़काव कर देते हैं तो वह होश में आ जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी डिसीज़ के कारण बेहोश हुआ है, सच एज ब्लड प्रेशर लो हो गया हो या ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो, तो हमें उसका टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर चेक करते हैं इसमें। यदि उसका ब्लड प्रेशर यदि लो लगा, तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि लो ब्लड प्रेशर के कारण ही बेहोश हुआ है, तब हम उसको ड्रिप, IV ड्रिप देकर या कुछ मल्टीविटामिन ड्रिप देकर उसको हम होश में ला सकते हैं। मीन्स उसको हम ऐसा ड्रग दें ताकि जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर है बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली वह पेशेंट होश में आ जाएगा। तो हम ऐसी कंडीशन में उसको IV ड्रिप दे सकते हैं, IV इंजेक्शन दे सकते हैं, या मल्टीविटामिन ड्रिप भी उसको दे सकते हैं। यदि कोई पेशेंट ऐसा है जिसके हाई ब्लड प्रेशर के कारण यदि वह बेहोश हुआ है तो उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे देंगे तो वह व्यक्ति होश में कुछ समय में बाद होश में आ जाएगा। यदि हम इंजेक्शंस की बात करें तो ऐसा अभी तक कोई इंजेक्शन नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो गया हो, उसका हम बिना किसी कोई प्रकार का टेस्ट किए कि किस वजह से वह बेहोश हुआ है, तो यदि हम वह इंजेक्शन लगा दें तो वह होश में आ जाए। अभी तक ऐसा कोई इंजेक्शन की खोज नहीं हुई है, ना ही कोई इस प्रकार का इंजेक्शन है। हम लेकिन उसकी कंडीशन को देखकर हम उसको होश में लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे, यदि किसी व्यक्ति को होश में लाना है, यदि कोई व्यक्ति होश में नहीं है और बेहोश हो गया हो, तो हम किस प्रकार की कंडीशंस में चेक करके उसको होश में ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सर में हाई टेंशन का करंट लग गया हो और चेहरा भी झुलस गया हो, तब क्या करें इस स्थिति में। देखिए, आपको चाहे चेहरे में हाई टेंशन का करंट लगे या किसी भी बॉडी पार्ट में, शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट में यदि आपको किसी भी प्रकार का करंट लगता है, चाहे नॉर्मल करंट हो या हाई टेंशन का करंट हो, ट्रीटमेंट एक ही रहेगा, बस उसके डोज और समय निर्धारित अलग अलग बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, डोज बदल जाएगा, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो एक ही प्रकार का ट्रीटमेंट रहेगा। यदि ऐसी कुछ स्थिति बनती है तो उसके साथ में एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, स्टेरॉइड और एंटी इन्फ्लामेटरी दवाओं के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि हम ऑइंटमेंट की बात करें तो पॉविडोन नाम से मार्केट में आता है, आप उस ऑइंटमेंट का आप यूज़ कर सकते हो, और कुछ मल्टीविटामिन टैबलेट भी ले सकते हो जिससे बॉडी में इम्प्रूवमेंट आएगा और बॉडी जल्द ही रिकवर होगी। यदि करंट लगने पर यदि मसल स्पाज्म हो गया है, मसल सिकुड़ गया है, तब हम उसको रिसाइकिल करने में कुछ टाइम लग सकता है, जिसके लिए हमें मसल रिलैक्सेंट टैबलेट का भी यूज़ करना पड़ेगा। यदि आपके बॉडी में पेन हो रहा है करंट की वजह से, तो कुछ एनसेड भी देनी पड़ेंगी और एनाल्जेसिक मेडिसिन के साथ भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो यदि किसी भी प्रकार का कोई भी करंट लगे, ट्रीटमेंट एक ही चलेगा। इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो हमें किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है, कौन कौन सी दवाएं यूज की जाती हैं, तो आप वह वीडियो आप देख सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वह लिंक दे दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पेशेंट को यदि करंट लग गया है तो हम कौन सा ड्रिप और इंजेक्शन दे सकते हैं। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस पर एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ कि यदि किसी पेशेंट को यदि करंट लगता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका भी मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वह वीडियो जाकर देख सकते हो। आप लोगों में से कुछ लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है, जिसकी वजह से आप लोग इस प्रकार के कमेंट कर रहे हो।
कि यदि कोई व्यक्ति को करंट लगता है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आशा करते हैं कि आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको पूरी तरीके से समझ आए। तो लेकिन इसका मैं आंसर दे देता हूँ। यदि किसी व्यक्ति को, पेशेंट को करंट लग गया है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको करंट लग गया है, या चाहे वो नॉर्मल करंट हो या हाई करंट हो, तो नॉर्मली जब किसी व्यक्ति को करंट लगता है, यदि वो कॉन्शियस माइंड में है, वह बोल रहा है, चल फिर रहा है, मीन्स वो सब कुछ अपने हिसाब से कर रहा है, मूवमेंट, बॉडी में मूवमेंट है, तब हम उसके कुछ ब्लड प्रेशर, TPR, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ये सब चेक करने के बाद हम उसको डिसाइड करेंगे कि उसको IV ड्रिप या इंजेक्शन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। यह बहुत बात हो गई कॉन्शियस पेशेंट की, जिसकी बॉडी में मूवमेंट है, तो हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि IV ड्रिप, मल्टीविटामिन या स्टेरॉइड के इंजेक्शंस हम उसको दे सकते हैं, एंटीबायोटिक के इंजेक्शन दे सकते हैं। लेकिन कोई पेशेंट यदि ऐसा है जो कोई कॉन्शियस नहीं है, मीन्स बेहोश की स्थिति में है, तो हो सकता है उसको हाई करंट लग गया हो, बहुत ज़्यादा वोल्ट का करंट लगा हो, जिससे उसकी बॉडी डैमेज भी हो सकती है, बॉडी के अदर पार्ट्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो इसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, यदि उस टेस्ट के बेस पे उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो यदि आपने टेस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो यदि करंट लगने पर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं और इन सभी टेस्ट का क्या मतलब होता है, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पर जाकर के आप वह वीडियो पूरी तरीके से देख सकते हो। तो जब भी किसी व्यक्ति को ऐसा करंट लगता है कि वह कॉन्शियस नहीं है, वह बेहोश की स्थिति में है, तब उसको हम डायरेक्टली किसी प्रकार का ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करते हैं। उसका प्रॉपरली वे में पहले टेस्ट किए जाएंगे, कुछ सजेस्ट MRI, CT स्कैन, एक्सरे वगैरह, और टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ये सब चेक करने के बाद हम उसे ट्रीटमेंट निर्धारित करेंगे। मीन्स यदि वो उसका टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं कुछ, तो हम उसको इंजेक्शन देने की कोशिश करेंगे, स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक और जैसे कि एंटी एलर्जिक इंजेक्शन, डेरिफायरिन वगैरह, तो उसको इंजेक्शन देने की कोशिश करेंगे। फिर भी यदि पेशेंट में कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, टेस्ट में बहुत से चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेगेटिव आती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ संभव हो सकती है, तो हम उसको ट्रीटमेंट प्रोफर्ड नहीं कराते हैं। मीन्स ऐसा ट्रीटमेंट नहीं देते हैं कि जिसमें ड्रिप IV इंजेक्शन हो, क्योंकि जब भी किसी पेशेंट को करंट लगता है तो उसकी बॉडी में क्या होता है, उसकी जो मसल्स होती हैं वह पूरी तरीके से टाइट हो जाती हैं, और उसकी बॉडी में जो भी वाटर होता है, वाटर पूरी तरीके से सूख जाता है, और जो ब्लड होता है वो ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है, ब्लड्स के क्लॉट बनने लगते हैं। जब बॉडी में वाटर पूरी तरीके से सूख जाएगा करंट लगने पर, तो उसकी जो ब्लड होता है वह ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है और ब्लड के क्लॉट बनने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को यदि IV ड्रिप इंजेक्शन या वाटर दिया जाए तो उस व्यक्ति की तुरंत ही डेथ हो सकती है। तो यह बात आप एक बात समझ लें। यदि कोई ऐसा पेशेंट है जो नॉन कॉन्शियस है, मीन्स वह बेहोश है, तो हो सकता है उसको हाई टेंशन करंट लगा हो, हाई वोल्ट का करंट लगा हो, और उसकी बॉडी डैमेज भी हो सकती है, उसका जो मसल्स है वह टाइट हो सकता है, उसकी वाटर उसकी बॉडी से पूरी तरीके से सूख सकता है और ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ सकता है। तो ऐसे पेशेंट को यदि हम IV ड्रिप या IV इंजेक्शन देते हैं तो उसका डेथ भी हो सकता है। तो हम पहले उसकी कुछ स्थिति जान लें, उसके कुछ टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट निर्धारित किया जा सकता है। यदि हम कॉन्शियस पेशेंट की बात करें तो आप उसे मल्टीविटामिन IV भी दे सकते हैं, मल्टीविटामिन ड्रिप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेरॉइड का इंजेक्शन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग और एंटीबायोटिक टैबलेट्स आप उसको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटेनस और मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी ज़रूरी है क्या? देखिए, यदि कोई पेशेंट ऐसा है जिसकी बॉडी यदि फास्ट रिकवर नहीं हो रही, तो हम उसके लिए रिकवर करने के लिए हमें कुछ स्टेरॉइड भी देने पड़ते हैं और मल्टीविटामिन भी देने पड़ते हैं, जो कि उसकी बॉडी से जो लॉस हुआ है करंट लगने पर, जो उसकी बॉडी से जो लॉस हुआ है वह रिकवर हो सके। तो हम एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, स्टेरॉइड भी दे सकते हैं, और मल्टीविटामिन के इंजेक्शन भी आप दे सकते हैं। मल्टीविटामिन ड्रिप में आप पुश करके इंजेक्शन भी उसको दे सकते हैं, या मल्टीविटामिन के तौर पर आप उसको टैबलेट भी दे सकते हैं। बात करते हैं यदि टेटनस इंजेक्शन की, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को टेटनस इंजेक्शन दिया जाए। यदि कोई पेशेंट ऐसा है जो हॉस्पिटल तक पहुंच गया है ट्रीटमेंट के लिए, तो जब तक वह हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा तो उसको अल्टरनेट डे या हर दिन उसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो कि एक टेटनस का काम करते हैं। तो टेटनस देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
हर प्रकार के पेशेंट को टिटेनस प्रेफर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि उस पेशेंट को डेली यदि एंटीबायोटिक का डोज दिया जा रहा है तो उसको टिटेनस की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी उसकी बॉडी में संक्रमण नहीं फैलेगा। लेकिन यदि आपको यदि ज़रूरत है टिटेनस की तो लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मीन्स इस पेशेंट को यदि जिस पेशेंट को करंट लगा है वो बहुत ज़्यादा झुलस गया है, मीन्स उसके बॉडी में यदि कहीं पर खरोंच आ गई है या बाउंड हो गया है, मीन्स उससे इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस आगे हो सकते हैं, तो आप उसको टिटेनस का इंजेक्शन भी दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खासतौर पर यदि उसको एंटीबायोटिक दिया जा रहा है तो टिटेनस देने की कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदि कोई डॉक्टर यदि प्रेफर्ड करता है टिटेनस तो टिटेनस भी दिया जा सकता है, वह डॉक्टर की चॉइस होती है। तो टिटेनस दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यदि उसको एंटीबायोटिक दिया जा रहा हो तो लेकिन आपका एक डॉक्टर डिसाइड करेगा उसको टिटेनस देना है या एंटीबायोटिक देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैबलेट कैसे देंगे जब उस व्यक्ति को पानी नहीं पिलाना है। तो देखिए भाई, उसको पानी नहीं पिलाने के लिए बोला है मैंने कि जो कि कॉन्शियस नहीं हो, ठीक है। तो यदि कोई पेशेंट ऐसा है जो कि कॉन्शियस माइंड में है, वह बॉडी में मूवमेंट कर रहा है, तो हम ऐसे पेशेंट को तुरंत ही पानी नहीं पिलाते हैं। मीन्स उसको यदि करंट लग गया है, हो सकता है उसके सर में चोट लग गया हो, किसी भी बॉडी के पार्ट में चोट लग गया हो, उसका मसल टाइट हो गया हो, बॉडी में जो वाटर है वह पूरी तरीके से सूख गया हो, और जो ब्लड सर्कुलेशन है वह रुक गया हो, और ब्लड सर्कुलेशन की वजह से वह की जो मसल्स हैं वह पूरी तरीके से डैमेज हो जाती हैं। तो हो सकता है कि उसको ऐसी कंडीशन बन गई हो, तो हम तुरंत उसको वाटर नहीं पिलाते हैं। यदि कुछ समय बाद उसकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आता है, वह ठीक से बोलता है और ठीक से चल फिर रहा है, वह पूरी तरीके से मूवमेंट कर रहा है, कॉन्शियस माइंड में है, तब हम उसको वाटर पिला सकते हैं, वाटर हम उसको दे सकते हैं। यदि वो वाटर की यदि चाह रख रहा है कि वाटर उसको चाहिए तो वाटर दे सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम तुरंत ही उसको वाटर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो जब यदि कोई पेशेंट ऐसा है जो कि बॉडी में मूवमेंट है, तो हम उसको वैसे ही वाटर दे रहे हैं, तो वाटर के साथ साथ हम उसको टैबलेट फॉर्म में हम ड्रग उसको दे सकते हैं ताकि वह निगल सके, तो उसको वाटर तो देना पड़ेगा। यदि कोई ऐसा पेशेंट है जो कि नॉन कॉन्शियस है, जो कि बेहोश है, तो हम उसको वैसे भी टैबलेट नहीं दे सकते हैं। तो टैबलेट देने की ज़रूरत क्या है, तो उसको तो हम इंजेक्शन ही देंगे ना, इंजेक्टिबल्स प्रिपरेशन देंगे। तो आप कैसे कह रहे हो कि यदि कोई पेशेंट यदि जिसको टैबलेट देना होगी तो कैसे देंगे, पानी तो पिलाना नहीं है। तो भाई जब वह पानी पीने की स्थिति में नहीं है तो हम उसको टैबलेट कैसे देंगे। तो उस स्थिति में उस पेशेंट को हम इंजेक्टिबल प्रिपरेशन देते हैं। तो बाकी यदि कोई पेशेंट ऐसा कॉन्शियस है तो उसको वैसे भी पानी दे देते, तो टैबलेट उसको जाहिर सी बात है टैबलेट भी वह ले लेगा। तो यदि कोई नॉन कॉन्शियस है तो उसको इंजेक्टिबल्स प्रिपरेशन देते हैं ताकि बहुत जल्दी उसकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट लाए। और यदि हम टैबलेट फॉर्म में दें, यदि वो व्यक्ति यदि टैबलेट ले भी लेता है तो टैबलेट का असर 1-2 घंटे के बाद होता है। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, जब तक हो सकता है कि पेशेंट की डेथ की कंडीशन में चला जाए, तो हम उसको इंजेक्टिबल प्रिपरेशन ही देते हैं। जिसको बहुत ज़्यादा करंट लग गया है तो उसको हम इंजेक्टिबल प्रिपरेशन ही देते हैं ताकि उसको जल्द से जल्द आराम मिल सके और जल्द से जल्द सुबह स्वस्थ हो सके। चलिए नेक्स्ट कमेंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईवी फ्लूइड के बारे में क्या विचार है। तो मैं आईवी फ्लूइड के बारे में बता चुका हूँ कि किस प्रकार के पेशेंट को आईवी ड्रिप आईवी इंजेक्शन दे सकते हैं, किस प्रकार के पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है। सर, एंटीबायोटिक को बैक्टीरिया से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती हैं, फिर एंटीबायोटिक इलेक्ट्रिक शॉक में क्यों दी जा रही हैं? क्या इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद बैक्टीरिया बॉडी में प्रेजेंट हो जाता है? क्या दिमाग लगाया है भाई आपने, वाह भाई, मज़ा आ गया। व्हाट इज़ द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, मज़ा आ गया आपका क्वेश्चन देख के। तो ऐसा नहीं है, देखिए बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती हैं, आपका ये कॉमन सेंस ठीक है, लेकिन किस प्रकार के बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने के लिए दे जा रही हैं आपको ये नहीं पता शायद। सिर्फ बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने के लिए ही एंटीबायोटिक नहीं दी जाती हैं। मीन्स यदि हम इस क्वेश्चन को यदि सही वे में लेके चलें तो आपका क्वेश्चन एकदम सही है। हो सकता है आपको उतना नॉलेज नहीं हो, तो आपने अपने हिसाब से क्वेश्चन सही किया है कि सर बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती हैं, तो इलेक्ट्रोशॉक में एंटीबायोटिक क्यों दी जा रही हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि यदि जब किसी को बुखार आता है तो वह पैरासीटामोल लेता है, तो उसके साथ डॉक्टर एंटीबायोटिक क्यों देता है। तो जब एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो वो तो बैक्टीरिया से प्रिवेंट करती है, तो बुखार में क्या काम है। मैं भी आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ, डॉक्टर से भी आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि सर जब बुखार में आप पैरासीटामोल देते हो तो एंटीबायोटिक की क्या ज़रूरत है, वो तो प्रिवेंट बैक्टीरिया से करती है। तो ऐसा नहीं है,
देखिए, मैं आपको एंटीबायोटिक के बारे में बताऊं। एंटीबायोटिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे एक कंप्लीट वीडियो बन जाएगा, तो मैं अलग से वीडियो इस पर बनाने की कोशिश करूंगा और बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि जो एंटीबायोटिक्स है वह अकेला बैक्टीरिया को मारने के लिए काम नहीं करती है, बैक्टीरिया को रोकने का, प्रिवेंट करने का काम नहीं करती है। जो एंटीबायोटिक है वह एक यूनिवर्सल ड्रग है जो कि आज हर प्रकार की डिसीज़ में दी जाती है। चाहे आप बुखार से पीड़ित हो या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या से पीड़ित हो, आपको एंटीबायोटिक तो आपको दी ही जाएगी। तो एंटीबायोटिक की जहाँ तक हम बात करें तो वह बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने के साथ साथ ही कोई डिसीज़ का संक्रमण आगे ना हो। मीन्स आपकी बॉडी में इस प्रकार का यदि कोई घाव लग गया है, करंट लगने की वजह से कोई इन्फ्लामेशन हो गया है, तो हम जाहिर सी बात है हमें उस इन्फ्लामेशन को आगे कहीं बढ़ने देंगे। तो एंटीबायोटिक इसलिए उसके साथ में दी जाती है ताकि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आगे ना बढ़े। जो आपकी बॉडी में जो घाव लगा है, जो बाउंड हुआ है, वह आगे संक्रमण में ना बढ़ पाए। मीन्स जो उसके जो घाव पर, जो बाउंड पर जो बैक्टीरियल संक्रमण हो सकता है, वह बैक्टीरियल संक्रमण ना हो और वह जो उसका बाउंड है वह जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। तो हम इसलिए देते हैं ताकि बैक्टीरियल संक्रमण ना हो और किसी प्रकार से संक्रमण आगे ना बढ़े। तो जो एंटीबायोटिक वो एक प्रकार से नहीं दी जाती है, उसके कई मायने होते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, आपको समझना ज़रूरी था तो आप समझ गए होंगे कि एंटीबायोटिक अकेला बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने के लिए नहीं दी जाती है। यदि कोई घाव लग गया हो, यदि कोई इन्फ्लामेशन हो गया हो, तो वह घाव या इन्फ्लामेशन से कोई आगे संक्रमण उसे लाइफ में ना बने, इसलिए एंटीबायोटिक देते हैं और उसका जो बाउंड है वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंजेक्शन ड्रिप नेम बताओ। देखिए, यह क्वेश्चन एक रिस्पेक्टिव मैनर में नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने पहले ही बोला था कि आपने जो क्वेश्चन रिस्पेक्टिव मैनर में किए होंगे, सिर्फ मैं उसी के आंसर देने की कोशिश करूंगा। क्यों? एक प्रॉपर वे में और रिस्पेक्टिव मैनर में यदि आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको यह बात से आपको तो सीख अभी लेनी चाहिए कि यदि आप कभी भी कोई क्वेश्चन करें तो वह क्वेश्चन प्रॉपर वे में होने चाहिए और रिस्पेक्टिव मैनर में होने चाहिए, जिसका मैं जवाब देने के लिए अगला वीडियो बना सकूं। इंजेक्शन और ड्रिप का नेम बताओ। तो यह एक रिस्पेक्टिव मैनर में क्वेश्चन नहीं है, प्रॉपर वे में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर दे देता हूँ। देखिए, जब किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो उसको इंजेक्शंस हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, एंटी एलर्जिक इंजेक्शन दे सकते हैं और स्टेरॉयड इंजेक्शन दे सकते हैं। यदि ड्रिप की बात करें, यदि वो पेशेंट कॉन्शियस है, बॉडी में मूवमेंट है, यदि वो है पूरी तरीके से बोल रहा है और चल फिर रहा है, उसको आपने उसकी स्थिति को भांप लिया है, कुछ टेस्ट उसके हो गए हैं, MRI, CT स्कैन, एक्सरे वगैरह, और आपको पता है कि उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है, जो वाटर है वह पूरी तरीके से है, वाटर उसका पूरी तरह से नहीं सूखा है और पेशेंट डेथ की कंडीशन में नहीं है। यदि आपको पूरी तरीके से उसके टेस्ट करने के बाद ही आपको यह सब काम करना पड़ेगा। मीन्स जो भी डॉक्टर है यह सब टेस्ट करने के बाद ही यह सब करता है। तो आप उसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन दे सकते हो, स्टेरॉयड का इंजेक्शन दे सकते हो, एंटी एलर्जिक इंजेक्शन दे सकते हो, और इसके साथ ही आप यदि हम ड्रिप की बात करें तो RLNS, आप उसको RLNS और DNS दे सकते हो। इसमें आप मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी दे सकते हो, एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी मिक्स करके उस व्यक्ति को दे सकते हो। तो IV ड्रिप की बात करें तो RLNS और DNS दे सकते हो। इंजेक्शन की बात करें तो स्टेरॉयड, एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन और आप एंटी एलर्जिक इंजेक्शन उसको दे सकते हो। यदि मरीज़ बेहोश है तो कौन सा इंजेक्शन लगाना है, प्लीज़ सर बताइए। तो देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अभी तक ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है कि मरीज़ बेहोश है और आप वह इंजेक्शन लगा दो तो वह मरीज़ तुरंत होश में आ जाएगा। हम उसकी कुछ टेस्ट करते हैं, BP, TPR, पल्स, रेस्पिरेशन, यह सब चेक करने के बाद ही हम उसे डिसाइड करते हैं किस प्रकार की उसकी कंडीशन है, हम उसके अगेंस्ट वर्क करके हम उसको होश में ला सकते हैं। तो मैं पहले ये चीज़ बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर, पेशेंट को सेलाइन दे सकते हैं? यस, यदि मूवमेंट है उस पेशेंट में। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऐसा पेशेंट जिसको आपने टेस्ट करने के बाद उसमें प्रॉपर्ली मूवमेंट है तो आप उसको सेलाइन दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, अब बॉडी रिकवरिंग के लिए आप उसको मल्टीविटामिन इंजेक्शन के साथ ड्रिप भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानी नहीं पिलाना है तो दवाई किसके साथ खिलाओगे? तो देखिए, आप तुरंत पानी नहीं पिलाएंगे तो तुरंत आप दवाई कैसे खिला सकते हैं? तुरंत आपके पास दवाई तो अवेलेबल होगी नहीं कि तुरंत करंट लगा उसको तुरंत लाओ, तुरंत दवाई खिला दो, ऐसा तो होगा नहीं। आप कुछ देर बाद ही खिलाएंगे ना आप उसको दवाई। तो जब कुछ देर बाद आप उसको देंगे तो हो सकता है उसकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आ जाए, बॉडी में वो है मूवमेंट करने लगे, वह खुद मूवमेंट करने लगे।
तब मैंने आपको बताया है कि यदि ऐसा पेशेंट है जो कि कॉन्शियस माइंड में है तो आप उसको पानी पिला सकते हो, और यदि इसके बाद यदि आपको दवाई देना है तो दवाई दे सकते हो। अदर देन हम ऐसे पेशेंट को इंजेक्टिबल्स प्रिपरेशन देते हैं, ना ही पानी पिलाते हैं और ना ही कोई टैबलेट्स देते हैं। इंजेक्टिबल्स प्रिपरेशन देकर ही हम उसकी बॉडी में रिकवरिंग लाते हैं और बॉडी में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। AMD सलीम, एज पर कंडीशन फ्लूइड IV इंजेक्शन DNS RL NS एज पर पेशेंट कंडीशन। यदि पेशेंट शुगर से, हाँ यदि पेशेंट है आपको कुछ टेस्ट करने होंगे उसके पेशेंट के, यदि पेशेंट है शुगर का पेशेंट नहीं है वो, तब आप उसको DNS या मल्टीविटामिन या डेक्सट्रोज 5% ड्रिप दे सकते हो। यदि पेशेंट कोई शुगर का पेशेंट है तो आप उसको ग्लूकोज का बोतल, वो ग्लूकोज ड्रिप, आप उसको D5% ड्रिप DNS नहीं दे सकते हो। तो कुछ मैंने जैसा कि आपको बताया कि पेशेंट कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं जिसकी वजह से, जिसके बाद ही हम उसको कुछ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। जहर खाने वाले पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया गया है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट पर मैंने वीडियो बनाया है कि यदि कोई व्यक्ति यदि जहर खा लेता है तो उसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है, हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। इंजेक्शन का नाम नहीं बताएं। देखिए मैं इंजेक्शन का यदि नाम नहीं बताऊंगा, किसी टैबलेट्स या इंजेक्शन का नाम नहीं बताऊंगा तो वो ट्रीटमेंट कैसे हुआ। मैं जब भी कोई यदि किसी डिसीज़ के बारे में लेकर आता हूँ तो उसका कारण, लक्षण और इलाज लेकर आता हूँ। तो जब मैं कारण बता दूंगा, लक्षण बता दूंगा, तो प्रिवेंशन के उपाय बता दूंगा, तो मैं ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या बताऊंगा। ट्रीटमेंट के बारे में जाहिर सी बात है, ट्रीटमेंट का यदि मुझे बताना होगा तो मैं ड्रग ही बताऊंगा ना, टैबलेट्स ही बताऊंगा ना। उसके इलाज के बारे में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, किस प्रकार की दवाएं उपयोग की जाती हैं, कौन सी दवाएं दी जाती हैं। तो ट्रीटमेंट के बारे में जब मैं बताऊंगा तो मैं दवाई तो पहले बताऊंगा, चाहे उसमें टैबलेट हो या इंजेक्शन हो, तो इन सब के बारे में मुझे बताना पड़ेगा। तो ये टोटली रॉन्ग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। यह क्वेश्चन से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जब मैं कोई भी किसी डिसीज़ को लेकर आऊँगा तो उसका कारण, लक्षण और इलाज के बारे में बताऊँगा, तो मुझे ट्रीटमेंट में उसके टैबलेट्स और इंजेक्शन भी बताने होंगे आपके नॉलेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन SOS RL NS टॉक्सॉइड इंजेक्शन, पेन किलर, एंटीबायोटिक। हाँ ये भी दे सकते हो। यदि कोई पेशेंट करंट वाला पेशेंट है तो यदि कोई उसके टेस्ट करने के बाद आप इस प्रकार का ट्रीटमेंट भी प्रेफर कर सकते हो। यदि उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो आप उसे ऑक्सीजन सपोर्ट आप उसको दे सकते हो। यदि वेंटिलेटर की ज़रूरत है वेंटिलेटर दें, यदि कोई इंजेक्शन की ज़रूरत है इंजेक्शन दें, यदि IV ड्रिप की ज़रूरत है तो IV ड्रिप दें, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। टॉक्सॉइड इंजेक्शन की यदि ज़रूरत लग रही है तो टॉक्सॉइड इंजेक्शन भी दे सकते हो। नॉर्मली तौर पे यदि किसी व्यक्ति को कुछ भी लग जाता है तो वो टॉक्सॉइड इंजेक्शन लगवाता है, मींस एंटी टेटनस इंजेक्शन तो वो लगवाता है। तो टॉक्सॉइड इंजेक्शन भी दे सकते हो आप, टेटनस का इंजेक्शन भी उसको दे सकते हो। एंटीबायोटिक, पेन किलर, एनसेड, तो ये दवाइयाँ तो चलती ही हैं। करंट लगने पर, बेहोश हो जाने पर कौन सा इंजेक्शन दें, फिर वही क्वेश्चन मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेलिंग को कम करने के लिए स्टेरॉयड डेक्सोना की क्या ज़रूरत है। मैं आपकी जानकारी से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं आपके क्वेश्चन से संतुष्ट नहीं हूँ। आपने इसमें लिखा हुआ है कि स्वेलिंग के लिए डेक्सोना या स्टेरॉयड की क्या ज़रूरत है। स्टेरॉयड तो जनरली दवाई के प्रभाव को तेज करने के लिए दिया जाता है। तो आप मेरी जानकारी से यदि संतुष्ट नहीं है तो मैं आपके क्वेश्चन से भी संतुष्ट नहीं हूँ। कोई भी स्टेरॉयड किसी भी दवा के प्रभाव को तेज करने के लिए नहीं दिया जाता है। आपको ऐसा लगता है कि यदि कोई पेशेंट को, यदि कोई डॉक्टर स्टेरॉयड प्रेफर कर रहा है तो वो दवाई के प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रेफर कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टेरॉयड का एक अपना ही अलग वर्क होता है जो कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करता है, जिससे आपका जो इम्यून सिस्टम है वह डाउन पड़ जाता है और बॉडी में तुरंत ही इम्प्रूवमेंट लाता है। मीन्स यदि किसी पेशेंट को कुछ दवाइयाँ दी जा रही हैं, यदि उसके साथ यदि स्टेरॉयड टैबलेट दी जा रही है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वह दवाइयों के शायद स्टेरॉयड दे रहा है तो उस दवाइयों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए दे रहा है। आपके इस क्वेश्चन से भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आपने इसमें लिखा है कि सर आपकी नॉलेज से मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि आप स्टेरॉयड बता रहे हैं स्वेलिंग को कम करने के लिए। तो देखिए स्टेरॉयड कई प्रकार से यूज़ किया जाता है। एक तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में लंग्स में यदि कोई इन्फ्लामेशन हुआ है तो आप एंटी इन्फ्लामेटरी टैबलेट्स के साथ उसका ट्रीटमेंट करेंगे। उसके साथ ही स्टेरॉयड भी देना ज़रूरी है ताकि बहुत जल्द ही उसके जो लंग्स में जो इन्फ्लामेशन हो उसको हम कम कर सकें, उसमें जो स्वेलिंग है उसको कम कर सकें। लेकिन आपने इसमें टोटली रॉन्ग क्वेश्चन किया हुआ कि वो दवाई को प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जाए, जबकि ऐसा नहीं होता है। कोई भी डॉक्टर स्टेरॉयड प्रेफर्ड आपके दवाई के प्रभाव को बढ़ाने के लिए नहीं करता है, बल्कि इसलिए करता है ताकि आपकी बॉडी में
जल्द ही इम्प्रूवमेंट लाए, बॉडी जल्द ही रिकवर हो। जब वह डेक्सोना क्या करता है, मीन्स जो भी स्टेरॉइड इंजेक्शन या स्टेरॉइड टैबलेट्स होती हैं वो क्या करती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करती हैं। इनको हम इम्यूनो सप्रेसेंट दवाएं भी बोलते हैं, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं। जब आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है तो आपकी बॉडी जल्द ही रिकवर होती है और बॉडी में तुरंत ही इम्प्रूवमेंट आता है। तो डेक्सोना या कोई भी स्टेरॉइड दवा तभी प्रेफर्ड की जाती है जब आपकी बॉडी में तुरंत ही जल्द ही इम्प्रूवमेंट लाना हो, बॉडी की कंडीशन जल्द ही रिकवर करनी हो। सच एज आप समझ लीजिए कि देखिए, जब कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का जब ट्रीटमेंट चलता है तो उसको मैं हर दिन दोनों टाइम उसको बीडी में डेक्सोना इंजेक्शन मीन्स स्टेरॉइड इंजेक्शन दिया जाता है। उनको 2 प्रकार के इंजेक्शन दिए जाते थे, एक मेप्रोप्सो दिया जाता है और डेक्सोना दिया जाता है, ताकि उसकी बॉडी में जल्द ही रिकवर रिंग आ जाए और बॉडी में जो भी इन्फ्लामेशन हुआ है, जो भी उसके लंग्स में इन्फ्लामेशन हुआ है, उसको जल्द से जल्द रिकवर कर सकें, मीन्स इन्फ्लामेशन ना बढ़ सके, और जो उसको बॉडी में जो इन्फ्लामेशन के तौर पर जो स्वेलिंग हुई है उसको हम जल्द ही डाउन कर सकें, जल्द ही उसको लो कर सकें और पेशेंट जल्द ही रिकवर हो सके और बॉडी में इम्प्रूवमेंट ला के हम उस पेशेंट को जल्द ही ठीक कर सकें। तो इस कारण से उसे डेक्सोना दिया जाता था। तो कोई भी डिसीज़ में यदि डेक्सोना या कोई भी अदर स्टेरॉइड दिए जाते हैं तो बॉडी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उसकी रिकवरी रेट को कम करने के लिए और उसके इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग को कम करने के लिए दिया जाता है। ये टोटली रॉन्ग क्वेश्चन है कि दवाई के प्रभाव को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। कोई भी स्टेरॉइड दवाई के प्रभाव को नहीं बढ़ाता है। सेकेंड, तो फिर प्रेडनिसोलोन दे दो। तो भाई साहब ये भी एक स्टेरॉइड है क्या? क्वेश्चन क्या करते हो यार आप लोग भी। ये भी एक प्रकार का स्टेरॉइड है, दोनों ही स्टेरॉइड हैं, चाहे प्रेडनिसोलोन हो, बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन हो या हाइड्रोकोर्टिसोन हो, दोनों सभी यह स्टेरॉइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट किसी ने कहा है कि इसमें एनसेड भी दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। यदि स्वेलिंग को कम करने के लिए आप एनसेड भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनसेड, डेक्सोना, स्टेरॉइड और एनसेड दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी स्वेलिंग कम हो जाता है। इस वीडियो का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि सर किसी पेशेंट को यदि करंट लग गया है तो उसको हम पानी चढ़ा सकते हैं या नहीं चढ़ा सकते हैं। चाहे पानी की बात करें या आईवी ड्रिप की बात करें या फ्लूइड की बात करें, तीनों एक ही बात है। तो इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन लास्ट क्वेश्चन है तो इसमें फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि यदि कोई पेशेंट यदि कॉन्शियस है, वो है पूरी तरीके से कॉन्शियस है, वो है बोल रहा है, चल फिर रहा है, उसकी बॉडी में मूवमेंट्स हो रहा है, तो हम कुछ टेस्ट करने के बाद ही उसको पानी देंगे या आईवी फ्लूइड देंगे या आईवी ड्रिप, आईवी इंजेक्शन दे सकते हैं। सच एस हमें उसका ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ेगा, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन सब कुछ चेक करने पड़ेगा, इसके बाद ही हम कुछ ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम आईवी ड्रिप, यदि ब्लड प्रेशर उसका लो है और वह बॉडी में इम्प्रूवमेंट है, उसकी बॉडी में मूवमेंट चल रहा है और बोल रहा है, चल फिर रहा है और कॉन्शियस माइंड में है, तो हम उसको मल्टीविटामिन ड्रिप, आईवी ड्रिप में मल्टीविटामिन ड्रिप भी दे सकते हैं। उसको हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन, डेक्सोना इंजेक्शन आता है स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। और उसके साथ ही हम कुछ मल्टीविटामिन इंजेक्शन को यदि देना चाहें तो मल्टीविटामिन इंजेक्शन को दे सकते हैं। आईवी ड्रिप की यदि हम बात करें तो RL-NS, DNS भी दे सकते हैं। यदि कोई पेशेंट ऐसा है जो कि शुगर का पेशेंट नहीं है तो हम उसको D5% भी दे सकते हैं, ग्लूकोज का ड्रिप भी उसको दे सकते हैं। यदि कोई नॉन कॉन्शियस पेशेंट है उसको अधिक टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे MRI, CT स्कैन, एक्सरे वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। यदि आपको यदि इसके पे कंप्लीट नॉलेज यदि चाहिए कि कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, उन सभी टेस्ट का क्या मतलब होता है, इन सभी टेस्ट से क्या पता चलता है, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। कुछ लोगों ने इसमें मैंने देखा कि कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट किया हुआ है कि कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिन पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो अभी आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं। मीन्स 2 प्रकार के ऐसे वीडियो हैं कि यदि करंट लगता है तो कौन कौन से ट्रीटमेंट किए जाते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन किसी व्यक्ति को यदि करंट लगता है तो कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, इन सभी टेस्ट का क्या मतलब होता है और इन सभी टेस्ट से क्या पता चलता है और यह टेस्ट किस लिए किए जाते हैं, इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वह वीडियो देख सकते हो। सेकंड है कि यदि करंट लगता है तो कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट किए हैं जो कि इन सभी कमेंट्स पर मैं वीडियो बना चुका हूं कि यदि किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति ने कमेंट किया है, वो प्रॉपर मैनर में कमेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसका क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूरी नहीं समझा कि यदि कोई पेशेंट यदि करंट लगता है तो उसको हम CPR नहीं देंगे,
उसका आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन नहीं करेंगे। तो भाई साहब मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि यदि किसी पेशेंट को, यदि किसी व्यक्ति को यदि करंट लगता है तो हम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर एक कंप्लीट लेक्चर वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप दोनों वीडियो जाकर देख सकते हो। तो इस फर्स्ट वीडियो में हम सिर्फ एक ही वीडियो के क्वेश्चंस को कवर कर पाए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो वीडियो में मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं और उसके जो आंसर दिए हैं, समझ लीजिए कि वह सभी क्वेश्चंस एक रिस्पेक्टिव मैनर और प्रॉपर वे में किए गए थे। यदि इसके बाद ही इस वीडियो के जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं, समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन रिस्पेक्टिव मैनर और प्रॉपर वे में नहीं किए गए हैं। और यदि आपको लगता है कि यह हमारा क्वेश्चन है जो प्रॉपर वे में है और रिस्पेक्टिव मैनर में, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। यदि मैं आपको कमेंट कोई पढ़ता हूँ तो उस पर आपको हार्ट दे देता हूँ, मीन्स हार्ट का लाइक का साइन होता है, जो हार्ट दे देता हूँ। यदि वो हार्ट रेड हो गया, मैंने आपको हार्ट दे दिया, तो समझ जाइए कि मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है और उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात कर सकता हूँ। ज़्यादातर कोई कमेंट ऐसे होते हैं जिनका मैं जवाब देना वहीं पर ज़रूरी समझता हूं कि कमेंट में ही छोटे रूप में मैं जवाब दे सकता हूं, तो कुछ कमेंट्स का मैं कमेंट बॉक्स में ही जवाब दे देता हूं। तो आपका जब भी कभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्रॉपर वे में रिस्पेक्टिव मैनर में करें। मैं चाहूँ ज़्यादातर कोशिश यही करता हूं कि आपके जो कमेंट में जो क्वेश्चंस हैं उन पर एक अलग से वीडियो बनाऊँ, या आपके यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि प्रॉपर वे में है और उस पर एक अलग से लेक्चर वीडियो लगेगा, मीन्स हम उसको शॉर्ट में नहीं समझा सकते, उस पर कोशिश करूँगा कि उस पर एक अलग से वीडियो बनाया जाए। और यदि कोई क्वेश्चन शॉर्ट हैं जिसका मैं जवाब कमेंट बॉक्स में भी दे सकता हूं, तो उसको मैं वह जवाब दे देता हूं, उसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में ही उसको दे देते हैं। और यदि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रह जाते हैं जिनका जवाब देना मैं कमेंट बॉक्स में जायज़ नहीं समझता हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा राइट करना पड़ता है, तो इतना मैं राइट नहीं कर सकता हूं। तो इस पर मैं इस प्रकार का जैसा आज मैं ये वीडियो लाया हूं, तो इस प्रकार के मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस प्रकार से डिवाइड करके मैं सभी क्वेश्चंस को कवर करता रहूँगा। तो आई होप कि आप जब भी कमेंट करें में कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो आप रिस्पेक्टिव मैनर में पूछेंगे और प्रॉपर वे में पूछेंगे, मैं आपका उस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगा। और जब भी आपको ने कोई क्वेश्चन किया है, यदि मैंने आपको हार्ट दे दिया, तो समझ जाइए कि मैंने आपका वह क्वेश्चन रीड कर लिया है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसके बाद भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो में भी आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए फार्माक्योर। जय हिंद, वंदे मातरम।